Dear students, first of all, very much good morning to all of you. In the previous video, we have started the unit controlling, and in the controlling unit, we have already done the concept of controlling. In fact, अब तक हम जो है कंट्रोलिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स और इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं. आज की जो वीडियो है वो बेसिकली कंट्रोलिंग प्रोसेस के ऊपर बनाई गई है कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता क्या है और वो काम कैसे करता है. तो लेट अस स्टार्ट नाउ कंट्रोलिंग प्रोसेस. अगर हम कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करें तो कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर बेसिकली 5 स्टेप्स इंक्लूड किए जाते हैं और 5 स्टेप्स एक सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं. मतलब इनका सीक्वेंस नहीं हम डिस्टर्ब कर सकते. जो स्टेप सेकंड पे है वो सेकंड पे ही रहेगा, फिफ्थ पे रहेगा, फोर्थ वाले पे रहेगा और वो एक सीक्वेंस में ही फॉलो किया जाता है. जो 5 स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर, द फर्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड इज कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, fourth is analyze deviations, fifth is taking corrective actions and or measures. taking corrective actions or measures, ये 5 स्टेप्स हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 स्टेप्स डिटेल से स्टडी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड फर्स्ट स्टेप इज द सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स. इनफैक्ट अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें, स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड. I repeat, standards are the criteria against which actual performance will be measured. Actual performance will be measured. Standards वो क्राइटेरिया हैं जिनके अगेंस्ट हम अपनी परफॉर्मेंस को, हम काम की परफॉर्मेंस को, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को क्रॉस कंपेयर करेंगे कि क्या उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स चल रही है या नहीं चल रही है. ठीक है जी. स्टैंडर्ड्स जो है वो अगर हम स्टैंडर्ड्स को डिवाइड करें तो स्टैंडर्ड्स 2 तरह के हो सकते हैं. वन इज़ द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स और दूसरा हो सकता है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स. क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग फिगर्स की हेल्प से शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स बाय ए लेबर कि एक लेबर एक दिन के अंदर 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, या अगर हम कहें कि या फिर हम कहें कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम टू ₹100 मीन टू से एक यूनिट की जो है वो 100 रुपये की कॉस्ट आनी चाहिए. मीन टू से जिसको हम लोग एक फिगर जिस स्टैंडर्ड को हम लोग फिगर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं, ₹10, 10 यूनिट, 10 किलोग्राम, 10 लीटर, नेट एनीथिंग, जिसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ फिगर शो कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स कहते हैं. दूसरा हमारे पास इसमें आता है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स. द स्टैंडर्ड्स विच कैन नॉट शोन इन द फॉर्म ऑफ फिगर, जिनको हम लोग फिगर्स की फॉर्म में शो नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉय. अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ के मोरल को चेक करना है कि हाईली मोरल्ड हैं, कि उनका मोरल हाई है या उनका मोरल लो है, तो वो कैसे चेक किया जाएगा. उसके स्टैंडर्ड्स को क्वांटिफाई करना इतना आसान नहीं है. फिर भी मैं इसका आपको पॉइंट बता देता हूँ कि हम अपने एम्प्लॉय के मोरल को अगर हमने चेक करना है तो हमें बेसिकली 3 चीज़ें चेक करनी होंगी. द वन इज़ लेबर टर्नओवर रेट, सेकेंड इज एब्सेंटिज्म रेट और थर्ड इज डिस्प्यूट रेट. मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर हमें अपने एम्प्लॉय के मोरल को चेक करना है तो हमें 3 चीज़ें बेसिकली चेक करनी होगी कि लेबर टर्नओवर रेट क्या है, एब्सेंटिज्म रेट क्या है और तीसरी डिस्प्यूट रेट क्या है. अगर हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर रेट भी डाउन है, एब्सेंटिज्म रेट भी डाउन है और डिस्प्यूट रेट भी डाउन है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय का मोरल है वो हाई है, वो लो नहीं हुआ है. लेकिन जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं उनको एस्टेब्लिश करना बड़ा ही टफ टास्क है. इसके बाद इसी पॉइंट के अंदर बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स का बेस होता है वो क्या होता है. इनफैक्ट 4 बेसिस आर देयर अपॉन विच द स्टैंडर्ड्स आर सेट. द फर्स्ट इज द क्वांटिटी, सेकंड इज द क्वालिटी, थर्ड इज द टाइम एंड फोर्थ इज द कॉस्ट. जो क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बेसिकली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से, सेल्स से, स्टॉक से, एक्सेट्रा से. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली रिलेटेड होते हैं रॉ मटेरियल से, फिनिश्ड गुड्स से, कस्टमर सर्विसेज से और एम्प्लॉयज़ मोरल से. थर्ड की बात करें, टाइम स्टैंडर्ड जो होता है वो रिलेटेड होता है टाइम कंज्यूम इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. सिमिलरली अगर हम कॉस्ट स्टैंडर्ड की बात करें, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं रिलेटेड होते हैं टू द लेबर, मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस से. ये सारा का सारा हमारा स्टैंडर्ड से रिलेटेड पॉइंट था. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स सबसे पहले लेवल पे किया जाता है और स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जिनसे हम लोग अपने एम्प्लॉय की, अपने वर्कर्स की प्रोग्रेस को क्रॉस कंपैरिजन करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोग्रेस जो है हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है. चलिए सेकंड स्टेप की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस.
measurement of actual performance. After setting up of standards, the performance of employee is measured by evaluating the actual work done by the employee. इनफैक्ट जब हम स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं कि उस एक एम्प्लॉय ने एक्चुअली कितना काम किया है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करनी है वो कब करें, क्या पूरे काम को होने के बाद करें या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब जब पूरा एक्चुअल वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसके वर्क की मेजरमेंट करनी चाहिए, या उससे पहले भी हम, या वर्क इन प्रोग्रेस, जब काम प्रोग्रेस के अंदर है उसके बीच में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को या एक्चुअल वर्क को मेज़र किया जा सकता है। इनफैक्ट हम यहाँ कहेंगे मेजरमेंट, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस की जो मेजरमेंट करनी है वो हमें दोनों लेवल पे करनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हम एक एम्प्लॉय का टारगेट रखते हैं कि एक एम्प्लॉय को एक मंथ में यानी 30 वर्किंग डे के अंदर उसको 3000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है, बिंटू से उसे 100 यूनिट्स की पर डे प्रोडक्शन करनी है। अब यहाँ पर हम उसके काम की मेजरमेंट जो है, उस एम्प्लॉय के काम की मेजरमेंट जो है दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम 30 दिन के बाद देखें कि आफ्टर 30 डेज उसने 3000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं या 2700 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं या उससे ज़्यादा यूनिट, 3000 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर दिए हैं। या फिर हम क्या करें, हम ये चेक करें कि दूसरा तरीका क्या है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने का, हम ये देखें कि एवरी 10 डेज़ के बाद वो कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहा है। एवरी 10 डेज़ के बाद बिंटू से अगर हम 3000 यूनिट एक महीने में प्रोड्यूस करने हैं, 30 दिन में प्रोड्यूस करने हैं, तो 10 डेज़ के बाद उसके कम से कम 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो जानी चाहिए। तो हम 10 डेज़ के बाद, मतलब जब काम प्रोग्रेस में चल रहा है, जब एक काम प्रोग्रेस में चल रहा है, उस प्रोग्रेस के अंदर हम ये देखें कि काम एक्चुअली अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है। मीन टू से कि हर 10 दिन के बाद हम चेक कर रहे हैं कि एक एम्प्लॉय ने कितना काम किया। अगर उस एम्प्लॉय ने 10 दिन के बाद 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए हैं तो हम ये कहेंगे कि उसका काम अकॉर्डिंग टू प्लान है। अगर उसके 1000 यूनिट्स 10 दिन में नहीं बने हैं, उससे कम है या ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि क्यों उसका काम कम या ज़्यादा आ रहा है। मीन टू से मेजरमेंट जो परफॉर्मेंस की जो मेजरमेंट है वो दो तरीके से हो सकती है, एक तो काम के कंप्लीट होने के ऊपर और एक एड मिड बिटवीन, मीन टू से कि वर्क इन प्रोग्रेस पर जब एक काम चल रहा है तब हम चेक कर सकते हैं कि उसके काम की प्रोग्रेस क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लान है या नहीं है। और एक गुड मैनेजर के पॉइंट पे ऊपर अगर हम एक मैनेजर के रूप में देखें तो एक मैनेजर को दोनों ही टेक्निक्स को इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, जब हम अपने एम्प्लॉय की, जब अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को मेज़र कर लेते हैं तो फिर हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कि क्या हमारा जो काम किया है एम्प्लॉय ने, जो वर्क डन किया है, जो काम कंप्लीट किया है, वो हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं फिर एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने अभी बताया कि एक एम्प्लॉय को हमने क्या कहा कि 3000 यूनिट्स बनाने हैं आपने 30 वर्किंग डेज़ के अंदर, 30 दिन के अंदर, और 10 दिन के बाद हम उसके काम चेक करते हैं और उस एम्प्लॉय ने फॉर एग्जाम्पल बनाए 900 यूनिट्स और हमारे प्लान के अकॉर्डिंग 10 दिन के अंदर बनने चाहिए थे 1000 यूनिट्स, मतलब यहाँ पर क्या है 100 यूनिट्स कम है। मान लीजिए कोई दूसरा एम्प्लॉई है वो क्या करता है 10 दिन के बाद प्रोडक्शन कर देता है 1100 यूनिट्स की, मतलब यहाँ पर 1000 यूनिट से 1100 यूनिट्स बना रहा है ना, तो यहाँ पर वो 1000 यूनिट से 100 ज़्यादा बना रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो हैं हमारा जो परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। मतलब यहाँ पर एक एम्प्लॉई ने हमें 100 यूनिट कम बना के दिए और एक एम्प्लॉई ने हमारे 100 यूनिट ज़्यादा बना के दिए हैं। तो यहाँ पर हम डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे थर्ड लेवल पर। डेविएशंस क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब जिस एम्प्लॉय ने हमें 1000 से 100 यूनिट कम बना के दिए तो मतलब वहाँ पे हमारा नेगेटिव डेविएशन है, 100 यूनिट कम का आया, माइनस का आया, पॉइंट आया है। और दूसरे एम्प्लॉय ने हमें 100 यूनिट ज़्यादा बना के दिए हैं तो वो हमारे पॉजिटिव डेविएशन आया कि उसने 100 यूनिट ज़्यादा बना के दिए हैं। तो दोनों ही डेविएशंस को स्टडी करना एक कंपनी के लिए, एक मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव डेविएशन को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हम अपना काम हमने 30 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट करना है वो कंप्लीट इन एवरी वे वो पूरा होना चाहिए। अगर वो पूरा नहीं होगा तो अल्टीमेट कंपनी को सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो पॉजिटिव डेविएशन आया है तो उसमें हम लोग जब नेक्स्ट टाइम हम जो काम शुरू करेंगे उसके अंदर हम इस पॉजिटिव डेविएशन को ध्यान में रखेंगे और अपने स्टैंडर्ड्स को या अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है एनालाइज द डेविएशंस, या आप कह सकते हो एनालिसिस द डेविएशंस। एट दिस स्टेज
द डेविएशंस आर एनालाइज्ड एंड द रीजंस बिहाइंड द डेविएशंस आर फाउंड आउट। इस स्टेज के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डेविएशंस जो है एनालाइज करेंगे एंड द रीजंस बिहाइंड द डेविएशंस आर फाउंड आउट, कि हमने जो डेविएशंस हैं, जो हमारे डेविएशंस आए हैं, मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताया था कि हमने अपने वर्कर के प्रोडक्शन को चेक किया और उसने 10 दिन में 1000 यूनिट की प्रोडक्शन करनी थी, जो हमारा स्टैंडर्ड था, पर एक ने 900 यूनिट्स बनाए और एक ने 1100 यूनिट्स बनाए। तो एक का 100 यूनिट माइनस का नेगेटिव डेविएशंस था और एक का 100 यूनिट पॉजिटिव का डेविएशंस था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उन डेविएशंस को एनालाइज करेंगे, डेविएशन एनालाइज करेंगे और उन डेविएशंस के पीछे क्या रीज़न है कि क्यों ऐसा हुआ कि डेविएशंस हमारे आए हैं, क्यों एक वर्कर जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाया। उसने 1000 यूनिट बनाने थे 10 दिन के अंदर, वो 1000 क्यों नहीं बना पाया, वो उससे कम या ज़्यादा क्यों बना पा रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो रीज़न भी यहाँ पर एनालाइज किए जाएंगे। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है डिस्कस करने की कि डेविएशंस जो है, डेविएशंस नॉर्मली सुपरवाइजर चेक करता है कि कितना बड़ा डेविएशंस की इंफॉर्मेशन मैनेजर को दी जानी चाहिए। मीन टू से कि अगर डेविएशंस हो सकता है थोड़ा सा ही हो और एक हो सकता है डेविएशन बहुत ज़्यादा हो, कि कितने डेविएशंस की इंफॉर्मेशन अपने मैनेजर को दी जानी चाहिए, कितने बड़े डेविएशंस की इंफॉर्मेशन मैनेजर को दी जानी चाहिए, मैनेजर की नोटिस में डाली जानी चाहिए या हायर अथॉरिटी की नॉलेज में डाली जानी चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट आता है डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। ये तो नेचुरल है कि हर एम्प्लॉय का जो वर्क है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड या अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं हो सकता, तो डेविएशंस तो आएगा। अगर डेविएशन अंडर टॉलरेंस लिमिट में आता है तो दैट कैन बी इग्नोर और प्रोडक्शन को कैरी ऑन किया जाएगा, एम्प्लॉय की एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और अगर डेविएशंस टॉलरेंस लिमिट से बाहर है तो उसको इमीडिएटली मैनेजर की नोटिस में डाला जाएगा और उसके ऊपर एक्शंस भी लिए जाएंगे। अब डेविएशन टॉलरेंस लिमिट क्या है? डेविएशन टॉलरेंस लिमिट से मतलब ये है कि कितनी डेविएशंस को एक कंपनी टॉलरेट कर सकती है और जिससे कि उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक एम्प्लॉय से हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो 100 यूनिट एक दिन में बनाएगा और वो एम्प्लॉई, हम ये कहते हैं कि अगर वो एम्प्लॉई 100 यूनिट्स का हमने उसका टारगेट रखा है, अगर वो एम्प्लॉई 97 यूनिट से लेकर 103 यूनिट्स तक अगर एक दिन में प्रोड्यूस करता है तो हमें उस तरह के डेविएशन को इग्नोर कर सकते हैं। मीन टू से 3 यूनिट माइनस में और 3 यूनिट प्लस में एक डेविएशन टॉलरेंस लिमिट बना दी कि अगर वो एम्प्लॉई एक दिन में 97 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है या 103 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है तो इतने डेविएशन को टॉलरेट कर सकती है कंपनी और इसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं आएगा और सुपरवाइजर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मैनेजर को इस बात के लिए इन्फॉर्म करे जब तक हमारा डेविएशन टॉलरेंस लिमिट के अंदर मेंटेन हो रहा है। ठीक है जी। लेकिन इसके लिए थोड़े से 2 प्रिंसिपल यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, ये कंट्रोलिंग टेक्निक हैं जो कि हमारी डेविएशन को एनालाइज करते हुए ध्यान रखी जाएंगी। तो सबसे पहली टेक्निक इसमें हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, दूसरी है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इसको मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है। इनफैक्ट अगर मैनेजर जो है ईच एंड एवरी एक्टिविटी को देखेगा, अगर हर एक्टिविटी को देखेगा तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अपने कंपनी के एक्टिविटीज़ को, सारे कंपनी को चलाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट कोई भी टारगेट है, कोई भी काम है, उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं और हर एक्टिविटी क्या होती है वो सिग्निफिकेंट भी नहीं होती, इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। पूरी एक्टिविटीज़ के अंदर मान लो एक काम को पूरा करने के लिए हमने 20 एक्टिविटी करनी है, 20 एक्टिविटी में से सिर्फ 2 या 3 एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और जो क्रिटिकल होती हैं। अगर वो एक्टिविटी ढंग से परफॉर्म नहीं करी जाएंगी तो बाकी सभी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, वो बेकार हो जाएंगी और अल्टीमेटली टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो वो 2 या 3 एक्टिविटीज़ हैं उनको हम बोलते हैं की रिजल्ट्स एरियाज, KRA। शॉर्ट में बोले तो KRA, फुल फॉर्म बोले तो की रिजल्ट्स एरिया, राइट। तो इन 2-3 एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है मैनेजर को फोकस करना चाहिए, ये हमारी मैनेजर को फोकस करना चाहिए और इन्हें एक्टिविटी को बड़ा ध्यान से सुपरवाइज करना चाहिए या करवाना चाहिए बाय द मैनेजर कि अगर ये एक्टिविटी ख़राब हो गई, ये एक्टिविटी ठीक से परफॉर्म नहीं हुई तो अल्टीमेटली कंपनी की सक्सेस क्या हो जाएगी, वो एंडेंजर हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी या वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। जब इस तरह से कोई मैनेजर काम करता है तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग टेक्निक कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। According to this technique, a manager should take corrective action only when there is an exceptional deviation.
मतलब क्या है, मैनेजर को केवल तभी एक्शन लेना चाहिए जब वहाँ पर एक्सेप्शनल डेविएशन आए हैं, जब डेविएशन एक जो है लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। मैं फिर एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर एक, मान लीजिए एक कंपनी ने डिसाइड किया कि उसके बैड डेट्स जो है वो 3% तक हो सकते हैं। अगर बैड डेट्स जो 3% तक हैं तो मैनेजमेंट नीड नॉट टू थिंक अबाउट एनीथिंग, वो 3% तक के बैड डेट्स को कंपनी सफ़र कर सकती है, कंपनी बियर कर सकती है, कंपनी टॉलरेट कर सकती है। लेकिन जैसे ही कंपनी की जो बैड डेट्स हैं वो 3% से इंक्रीज हो जाते हैं, 4% हो जाते हैं, 5% हो जाते हैं, 6% हो जाते हैं, तो कंपनी शुड टेक इमीडिएट एक्शन। मतलब कंपनी को केवल तभी एक्शन लेना है, मैनेजर को केवल तभी एक्शन लेना है जब एक पर्टिकुलर डेविएशंस जो हैं वो एक लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। ओनली देन दे हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव मेजर्स, सो दैट वो जो मिस्टेक हो रही है, वो जो गलत हो चुका है वो रिपीट ना हो, वो डेविएशंस जो है वो कंट्रोल हो जाए उन करेक्टिव एक्शंस की हेल्प से। दीज वर द टू बेसिक टेक्निक्स विच आर अंडर द सिलेबस एंड which are used by the manager while taking corrective actions in the process. Now come to the fifth step, that is taking corrective actions or taking corrective measures. At this step the managers come to know the reasons of deviations and the manager try to remove the reasons of deviations, means taking corrective actions and bring back everything on track, is that is अकॉर्डिंग टू प्लान। मतलब इस स्टेप पे अगर हम फिफ्थ स्टेप की बात करें, यहाँ पे मैनेजर को सारी नॉलेज है, उसको डेविएशंस का ही पता है, उसको डेविएशंस की रीजंस का ही पता है, और एट इस लेवल के ऊपर उसको ये करना है कि उसको कुछ ऐसे करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, लेने हैं जिससे कि वो डेविएशंस आगे रिपीट ना हो और उनकी वजह से जो कमी आ चुकी है, जो नुकसान हो चुका है, उसकी रिकवरी भी हो जाए। जैसे कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कंपनी के अंदर दो तरह के रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्सेज। अगर तो कमी फिजिकल रिसोर्स के अंदर है, मान लीजिए कोई मशीनरी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, उसकी सर्विस करवाने की ज़रूरत है, या उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, या कोई नई मशीन हायर करने की ज़रूरत है, वट तो कंपनी को इमीडिएटली उस मशीन के ऊपर करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। इन द सेम मैनर अगर कोई वर्कर्स प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो बीमार हो चुका है, या कोई भी ऐसा रीज़न उसके फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है, तो वहाँ पर कंपनी को उस ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, ताकि कंपनी का जो टारगेट है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सके। अगर जब तक करेक्टिव एक्शंस नहीं लिया जाएगा, कंपनी के टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे, राइट। तो होपफुली यहाँ तक हमारा जो थे 5 स्टेप्स थे अंडर द कंट्रोलिंग प्रोसेस। यहाँ पर हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।